चर्बी देना जितना जरूरी हो, मेरे शरीर पर उतनी ही चर्बी देना जितना जरूरी हो, अतिरिक्त बिल्कुल नहीं। मुझे उतना ही अन्न देना जितना जरूरी हो, अतिरिक्त बिल्कुल नहीं। जल और हवा, आकाश और धरती और अग्नि भी उतनी ही देना जितनी जरूरी हो, अतिरिक्त बिल्कुल नहीं। मुझे उतना ही पुरुष या स्त्री बनाना जितना जरूरी हो, अतिरिक्त बिल्कुल नहीं। मुझे उतना ही हिंदू बने रहने देना, मुझे उतना ही हिंदू बने रहने देना जितना मैं जन्म से हूं, अतिरिक्त बिल्कुल नहीं। मुझे उतना ही और वैसा ही भारतीय बने रहने देना जितना हिमालय ने रचा है और गंगा की लहरों ने गढ़ा है, अलग अलग पर्वत मालाओं ने जैसा आकार दिया है, हजारों हजार नदियों ने जैसा गुना है, बिल्कुल वैसा ही, अतिरिक्त बिल्कुल नहीं। मुझे उतना ही और वैसा ही वैश्विक बने रहने देना जितना सूरज बनाता है और चांद सजाता है, अतिरिक्त बिल्कुल नहीं। यह जो अतिरिक्त की चाह है, यह जो अतिरिक्त की चाह है, वह जाने कब से मेरे अंतस को रिक्त करती आई है। जैसे दीमकें कर देती हैं खोखला, हे मेरे प्रभु, मैं 21वीं सदी का मनुष्य हूँ। हे मेरे प्रभु, मैं 21वीं सदी का मनुष्य हूँ। अतिरिक्त का बोझ ढोते ढोते थक गया हूँ। मुझे न सींग चाहिए न पूंछ, मैं मनुष्य ही बना रहना चाहता, मैं मनुष्य ही बना रहना चाहता। एक घोष था, आखिरकार 21वीं शताब्दी में इस महान विश्वविद्यालय के किसी शिक्षक के गाल पर पड़ा पहला तमाचा था। इस महान तमाचे के स्वागत में हाकिम हुक्काम गीत गा रहे थे। वे गाल को कोस रहे थे और बताए जा रहे थे तमाचे की महिमा। इस तरह शताब्दी तमाचे की गूंज में देश के एक महान विश्वविद्यालय का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। पांच चलना और रेत में मिली हुई चीनी को भी सहेज लेना हमें नागवार लगता है। हमें चींटियां पसंद नहीं है, उनका बिलों से बाहर निकलना, 5 दर 5 चलना और रेत में मिली हुई चीनी को भी सहेज लेना हमें नागवार लगता है। चींटियों, खैरियत इसी में है कि अपने अपने बिलों में वापस लौट जाओ, अपने अपने बिलों में वापस लौट जाओ। बिलों में लौटना यानी घर लौटना सुकून का लौटना है। वैसे तो आजकल सड़क पर चलना कितना खतरनाक हो गया है, वैसे तो आजकल सड़क पर चलना कितना खतरनाक हो गया है। और इसी कविता का दूसरा एक अंश या खंड कहिए, चींटियां शक्कर लेकर निकल गईं, कुत्ते भौंकते रह गए। चींटियां शक्कर लेकर निकल गईं, कुत्ते भौंकते रह गए। चींटियां शक्कर लेकर निकल गईं, हाथी धूल चाटते रह गए। चींटियां प्रभुता पर लघुता के विजय का आख्यान लिख गईं। चींटियां प्रभुता पर लघुता के विजय का आख्यान लिख गईं और वे ताकते रह गए। तो सुंदर कह दो, सजा हो जाएगी। करके देख लीजिए, सुंदर को सुंदर कह दो, सजा हो जाएगी। असुंदर को असुंदर कह दो, सजा हो जाएगी। ईमानदार को ईमानदार कह दो, सजा हो जाएगी।
चोर को चोर कह दो। 2 × 2 = 4 कहोगे, 2 × 2 = 4 कहोगे, इसकी भी सजा है। 2 × 2 = 4 कहोगे, इसकी भी सजा है। 2 धन 2 = 4 कहोगे, इसकी भी सजा है। वैसे 2 × 2 या 2 धन 2 = 3 या 5 तुम कहोगे ही नहीं, लेकिन कहकर देख लो। तो भाइयों और बहनों, गुज़िश्ता जमाने से चल रहा है यह सिलसिला। गुज़िश्ता माने पुराने। तो भाइयों और बहनों, गुज़िश्ता जमाने से चल रहा है यह सिलसिला। इजहारे नफरत पर हो न हो, इजहारे नफरत पर हो न हो, इजहारे इश्क पर मुकम्मल सजा का विधान है। हर जगह लिखा रहता है सत्यमेव जयते, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि सत्य जी का पता नहीं चलता और झूठ जी जीत जाते हैं। तो झूठ जी से हालचाल। झूठ जी, आप किस देश के वासी हैं? झूठ जी, आप किस देश के वासी हैं? झूठ जी, आप कहां से आए हैं? झूठ जी, आपकी वल्दियत क्या है? वल्दियत समझते हैं ना, पिता का नाम। झूठ जी, आपकी वल्दियत क्या है? झूठ जी, आपके बाल बच्चे कितने हैं? झूठ जी, आपके कितने मुंह हैं? झूठ जी, आप बोलते किससे हैं? झूठ जी, आप बतियाते किससे हैं? झूठ जी, आप खाते किससे हैं? झूठ जी, आप क्या खाते हैं? झूठ जी, आप क्या पहनते हैं? झूठ जी, आप रहते कहाँ हैं? झूठ जी, आप जाते कहाँ हैं? झूठ जी, आप किससे मिलते हैं? झूठ जी, आपके संगी साथी कौन हैं? झूठ जी, आप करते क्या हैं? झूठ जी, आपकी रोजी रोटी कैसे चलती है? झूठ जी, आप इतने दिल फरेब कैसे हुए? झूठ जी, आप इतने दिल फरेब कैसे हुए? झूठ जी, आप फतहयाब कैसे हुए? झूठ जी, महटियाइए नहीं, सच सच बताइए। झूठ जी, ये सिद्धों में सरहपा, योगियों में गोरखनाथ, अवतारों में बुद्ध, सिद्धों में सरहपा, योगियों में गोरखनाथ हूँ, संतों में कबीरदास, भक्तों में रैदास, स्वामियों में विवेकानंद और महात्माओं में गांधी। संतों में कबीरदास, भक्तों में रैदास, स्वामियों में विवेकानंद और महात्माओं में गांधी हूँ। नेताओं में अंबेडकर, लेखकों में प्रेमचंद, कवियों में निराला और नाटककारों में भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर हूँ मैं, भारत। औरतें, आजकल जिस मैदान में टहलने जाता हूँ, वहां कुछ औरतें घास छीलने आती हैं। वे प्रायः आस पास ही रहती हैं ताकि काम भी होता रहे और टोले मोहल्ले का हाल चाल भी। आजकल जिस मैदान में टहलने जाता हूँ, वहां कुछ औरतें घास छीलने आती हैं। वे प्रायः आस पास ही रहती हैं ताकि काम भी होता रहे और टोले मोहल्ले का हाल चाल भी। जितनी तेजी से चलता है उनका हाथ, उतनी ही तेजी से चलती रहती है उनकी जुबान। जितनी
तेजी से चलती रहती है उनकी जुबान भी, कथनी और करने की ऐसी जुगलबंदी आ गया कम दिखाई देती है। मुझे कुतूहल रहता है कि क्या बातें करती होंगी। मुझे कुतूहल रहता है कि वे क्या बातें करती होंगी, विकास के बारे में, महंगाई के बारे में, या पड़ोसन के घर में आज में घर जमाई के बारे में, या फिर वे भी पढ़े लिखे कलम घिस्सुओं की तरह पकाती होंगी ख्याली पुलाव। क्या वे कुंठित कुमारों की तरह मशगूल रहती होंगी निंदा पुराण में। अनुमान के अलावा उनकी बातों को जानने का कोई और उपाय नहीं है। अनुमान के अलावा उनकी बातों को जानने का कोई और उपाय नहीं है। कभी प्रेमचंद ने ऐसी ही घसियारिनों से बात की थी। एक किस्सा बाद में बताऊंगा। कभी प्रेमचंद ने ऐसी ही घसियारिनों से बात की थी जिसे छुप छुपाकर सुन रहे थे फिराक, जिसे छुप छुपाकर सुन रहे थे फिराक। फिराक के हवाले से हम जो जान पाते हैं वह बस इतना ही कि प्रेमचंद घसियारिनों की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी ले रहे थे कि वे कैसे रहती हैं, आमदनी का जरिया क्या है, कि घर में कौन कौन है, कैसे चलता है गुजर बसर। फिराक की तफसील से बिल्कुल पता नहीं चलता कि वे घसियारिनें आपस में क्या बात करती थी। संभव है वे उन अनबोलता चौवों के बारे में बात करती हों जिनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उनके माथे पर है। संभव है वे अपने अनबोलता गधेलों के बारे में बात करती हों जिनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उनके माथे पर है और जिन्हें वे सोता हुआ छोड़कर चली आई हैं यहाँ घास छीनने। वे बच्चों की भाषा तो जानती ही हैं, कभी कभी लगता है वे मवेशियों की भाषा भी जानती हैं। वे बच्चों की भाषा तो जानती ही हैं, कभी कभी लगता है वे मवेशियों की भाषा भी जानती हैं, जिसे जानते थे प्रेमचंद और लिख सकते थे दो बैलों की कथा। औरतें घास छीलने आती हैं और मैदान को बदल देती हैं अमृता शेरगिल की पेंटिंग में। दो चीजें मैं इसके उत्तर के बारे में बता दूं। गोरखपुर में प्रेमचंद जब रहते थे तो फिराक आते जाते थे उनसे मिलने। फिराक ने देखा पैर की काट छांट करने में लग गए। पैर के नाप का जूता नहीं मिला तो वे जूते के नाप से पैर की काट छांट करने में लग गए। जब नहीं बन पाया देश का नक्शा, जब नहीं बन पाया देश का नया नक्शा, एक फटा पुराना नक्शा निकाला। उस नक्शे के हिसाब से देश को काटने छाटने में लग गए। नक्शे की नदियां जल रही थी। नक्शे में जो नदियां होती हैं पानी तो होता नहीं, क्यों पिंटू होता है? नक्शे की नदियां ज्योग्राफी में नक्शे की नदियां जल रही थी। उस पर एक बहुत बड़ी कवित्री है बिस्लोआ सिम्बोसा। उन्होंने मैप नाम की एक कविता लिखी है जिसमें यही बताया है कि नक्शे झूठ दिखाते। जब नहीं बन पाया देश का नया नक्शा, एक फटा पुराना नक्शा निकाला और उस नक्शे के हिसाब से देश को काटने छाटने में लग गए। नक्शे की नदियां जल रही थीं
उन्होंने सारी नदियों का जल बहा दिया। उन्होंने सारी नदियों का जल बहा दिया। नक्शे के पहाड़ बहुत छोटे थे, उन्होंने पहाड़ों को छोटा कर दिया। नक्शे में पेड़ थे बस नाखून जैसे, नक्शे में पेड़ थे बस नाखून जैसे, गगनचुंबी दरख्तों पर चलवा दिए आरे। नक्शे का समंदर बालिश्त भर भी नहीं था। बालिश्त माने दित्ता भर। नक्शे का समंदर बालिश्त भर भी नहीं था। वे समंदर को झुठलाने में लग गए, वे समंदर को झुठलाने में लग गए। सूरज और चांद तो थे ही नहीं उस नक्शे में, सूरज और चांद तो थे ही नहीं उस नक्शे में। दोनों को दिखा दिया गया बाहर का रास्ता, दोनों को दिखा दिया गया बाहर का रास्ता। नक्शे में दिखाए गए आदमी इतने क्षुद्र थे, क्षुद्र माने छोटा से आशय, कि चींटियों से भी छोटे लगते। चींटियां फिर भी चल फिर रही थी, नक्शे के आदमी न चल रहे थे न फिर रहे थे। नक्शे के हिसाब से वे आदमियों की काट छांट में लगे थे। और वह कोई मामूली तमाचा नहीं था। शताब्दी तमाचा कविता का शीर्षक है। वह कोई मामूली तमाचा नहीं था। एक महान विश्वविद्यालय के महान शताब्दी वर्ष में एक शिक्षक के गाल पर एक छात्र के हाथों पड़ा महान तमाचा था। वह कोई मामूली तमाचा नहीं था। एक महान विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष में एक शिक्षक के गाल पर एक छात्र के हाथों पड़ा महान तमाचा था। झन्नाटेदार, झन्नाटा इतना जोरदार था कि कला संकाय की बूढ़ी दीवारें एक ब एक झंझना उठी थी। परिसर के पेड़ कांप उठे थे, सहम कर उड़ गए थे पखेरू, और अध्यापक तमाचे की परिभाषा कर रहे थे। और अध्यापक तमाचे की परिभाषा कर रहे थे कि खुले हुए पंजे का गाल पर वार है तमाचा, कि खुले हुए पंजे का गाल पर वार है तमाचा। गाल और पंजे के बीच होने वाली जोरदार टक्कर है तमाचा। बहस में तमाचे को जायज ठहराया जा रहा, बहस में तमाचे को जायज ठहराया जा रहा था, क्योंकि यह राष्ट्रवादी तमाचा था, क्योंकि यह राष्ट्रवादी तमाचा था, यह सांस्कृतिक तमाचा था, यह इतिहास बदलने वाला तमाचा था। नालंदा के शिखर पर गिद्ध के पुनरागमन का जय घोष था। है कविताएं आसमान से उतर रही हैं। ये आप लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं और जानते हैं कि कविता मनुष्यता की मातृभाषा है। सबसे पहले मनुष्य ने कविताएं रची। तो एक कविता जिसका शीर्षक है कविताएं आसमान से उतर रही हैं। दूब की नोक पर ओस की तरह पसर रही हैं कविताएं। दूब की नोक पर ओस की तरह पसर रही हैं कविताएं। यहाँ वहां फेंकी गई आम की गुठली से अमोले की तरह अखवा रही हैं कविताएं। नीम की डालियों से उतर रही हैं, महुए के पेड़ से टप टप टपक रही हैं। सदा नीरा की लहरों पर लहर रही हैं। सदा नीरा एक नदी का नाम है जिसका एक दूसरा नाम नारायणी है।
गंडक भी कहते हैं। सदा मीरा की लहरों पर लहर रही है, तराई की नमी में धान की बालियों से झरझर झर रही हैं कविताएं। बांसों के झुरमुट में नई नई कोपल की तरह निकल रही हैं कविताएं। कविताएं आसमान से उतर रही हैं, आसमान से उतर रही हैं कविताएं। है कोई शंकर जो इन्हें सहेजे, है कोई शंकर जो इन्हें सहेजे। अगर चली गई पाताल में तो गजब हो जाएगा। मैं तुम्हें कागज की नाव पर बैठाकर छोड़ आया हूं महासागर में, बिल्कुल ध्यान। कविता है जिसका शीर्षक है ये आवारा फूल क्यों खिले हुए हैं। ये आवारा फूल क्यों खिले हुए हैं। ये आवारा फूल क्यों खिले हुए हैं, इन्हें हमने तो नहीं लगाया, फिर भी खिले हुए हैं। इन्हें हमने तो नहीं लगाया था, फिर भी खिले हुए हैं। कितने बेशर्म हैं। न खाद न पानी न देख न भाल, फिर भी टप से निकल आते हैं। और जहां तहां जाने कैसी आदिम गंध लिए महकने टहकने और दहकने लगते हैं। मुंह चढ़ाते हुए से आवारा फूल। कवि और हमारे गुरुवर प्रोफेसर सदानंद साही सर, मैं क्या ही टिप्पणी करूंगा। सर मेरे शिक्षक हैं, गुरु हैं। अपनी कविता पर मैं टिप्पणी करने की कोई हैसियत नहीं रखता। इतना जरूर कहूंगा कविता का एक नागरिक होने के नाते कि सर ने बहुत ही संवेदनशीलता से अपनी कविताएं पढ़ी, उनका पाठ किया, और हमने ये देखा कि उनकी कविताओं में हमारा जो समय है वो किस तरह से दर्ज है। वो सवालों के साथ है, बहुत संवेदनशीलता के साथ है, और एक ऐसे समय में जब हम अपने वर्तमान में हैं और हमें घसीटा जा रहा है अपने अतीत की तरफ, संस्कृतियों के नाम पर, राष्ट्र या अन्य नामों पर। उनकी कविताएं हमें सतर्क करती है कि अगर कविता है तो कविता हमें अतीत से भी जोड़ेगी, वर्तमान से भी जोड़ेगी, लेकिन वो हमेशा हमें आगे ले जाएगी, और इस तरह से हमारे मनुष्यता आगे निरंतर बढ़ती चली जाती है। तो सर की जो कविताएं यहाँ प्रस्तुत हुई है, मैं उन कविताओं को इन्हीं रूप में मैं ग्रहण किया, और सर को बधाई कविता पाठ के लिए। मैं बस एक छोटी सी कविता पढ़कर अपनी एक कविता सुनाकर मैं खत्म करना चाहूँगा। सर ने अभी नक्शे की बात कही और मानचित्र की बात की, सिंगोष्ठा की मैप कविता का भी जिक्र किया। मेरी छोटी सी कविता है, शीर्षक है ग्लोब। छोटी सी कविता है, शीर्षक है ग्लोब। मेरे हाथ में कलम थी, शीर्षक है कविता का ग्लोब। मेरे हाथ में कलम थी और सामने विश्व का मानचित्र। मेरे हाथ में कलम थी और सामने विश्व का मानचित्र। मैं उसमें ढूंढने लगा महान दार्शनिकों और लेखकों की पंक्तियां जिन्हें मैं गा सकूं, लेकिन मुझे दिखाई दी क्रूर शासकों द्वारा खींची गई लकीरें। उस पार के इंसानी खून से इस पार की लकीर, इस पार के इंसानी खून से उस पार की लकीर। मानचित्र की तमाम टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं को मिलाकर भी मैं ढूंढ नहीं पाया एक आदमी का चेहरा उभारने वाली रेखा। मानचित्र की तमाम टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं को मिलाकर भी मैं ढूंढ नहीं पाया एक आदमी का चेहरा उभारने वाली रेखा। मेरी गर्दन ग्लोब की तरह ही झुक गई और मैं रोने लगा। तमाम सुने सुनाए तर्कों को दरकिनार करते हुए आज मैंने जाना ग्लोब की गर्दन झुकी हुई क्यों है।